तो अब हम लोग जो एक और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है क्योंकि मॉन्टेग्यू पुनः सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल वाइसराय थे। इन दोनों ने मिलकर भारत में जो संवैधानिक सुधार का प्रारूप तैयार किया उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा जाता है। जो 1909 का अधिनियम आया था उसके बाद से भारत में राजनीतिक रूप से शांति थी। अंग्रेजों के विरोध करने वाले लोग जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो जेल में चले गए थे और उदारवादी सो गए थे। मुस्लिम लीग भी मस्त हो गई थी कि उन लोगों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गए। सब लोगों को कुछ न कुछ लॉलीपॉप या जिसको रुइया मिठाई बोलते वो भी मिल गया था। सभी लोग बहुत खुश थे, है ना, बच्चों की तरह। तो राजनीतिक रूप से शांति का समय है यह पीरियड। लेकिन इसी बीच 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, है ना। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो इस प्रथम विश्व युद्ध के होते ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। 1915 के शुरुआत में जनवरी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से फाइनली लौट आए। 1914 में ही बाल गंगाधर तिलक को सिल्वर जेल से रिहा कर दिया गया। बस है गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी का गुरु, पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है, उन्होंने गांधी जी से कहा कि पहले देश को देख लो। हालांकि एक लंबी अवधि को बिताकर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 1892-93 में ही चले गए थे और 1915 में जनवरी महीने में 1914 तक वहां रहे। तो लगभग 22 साल वहां रह के आए थे। फिर भी गांधी जी ने फैसला किया कि दक्षिण अफ्रीका था लेकिन भारत को भी जानना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण शुरू किया कि किसी भी चीज को करने से पहले या उसको जानना जरूरी होता है। ठीक है, कैसे आप लोग भी एडमिशन लेने से पहले भर देश घूम लेते हैं, सब कोचिंग दौरा मारते हैं, है ना, और उसके बाद फिर कहीं जाके रुकते हैं। तो गांधी जी ने भी ये फैसला किया कि पहले देश को जान लें, समस्याओं को जान लें, लोगों को जान लें और तब फिर यहाँ के लिए जो करना हो करें। इधर तिलक भी जब लौट कर आए तो तिलक ने भी कांग्रेस में पुनः प्रवेश का प्रयास किया। गोखले और फिरोज शाह मेहता की जोड़ी अभी थी जो डाई हार्ड एंटी तिलक थे। तो 14 में हल्का फुल्का प्रयास हुआ लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। 15 में फिर कुछ परिस्थितियां बनी कि इनके डाई हार्ड दुश्मन जो थे, पॉलिटिकल दुश्मन, वो ऊपर चले गए। तो विरोध करने वाले लोग कांग्रेस के अंदर, उनकी संख्या घट गई। ये जो चाहते थे किसी कीमत पर तिलक कांग्रेस में नहीं लौटे, वो लोग ईश्वर के पास चले गए। तो फिर रास्ता बना और 1915 में तय हुआ कि तिलक 1916 के सेशन में कांग्रेस में घर लौटेंगे, घर वापसी होगी। इसलिए 1916 का सेशन जो यहाँ हुआ लखनऊ में, ये इतिहास में काफी फेमस है। इस बीच में भारत में मुस्लिम लीग के सोच समझ में भी कुछ परिवर्तन आ रहा था।
मुस्लिम लीग में पढ़े लिखे मुसलमानों का संख्या बढ़ रहा था और उन लोगों को रियलाइज हो रहा था कि अंग्रेजों का जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है वो बेसिकली राष्ट्रीय आंदोलन को डिवाइड करने का प्रयास है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग कुछ कुछ नजदीक आ रहा था और इसी क्रम में एक घटना जो बहुत महत्वपूर्ण घटी थी कि जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो अंग्रेजों को मुस्लिम नेशंस के मतलब पूरा वर्ल्ड को बांटा गया कि कौन देश किधर लड़ेगा। तो जो अरब वर्ल्ड है उसमें अंग्रेजों को लड़ने की जिम्मेदारी मिली। उस समय ऑटोमन एम्पायर जो था वो बहुत ही मतलब उस समय उसे यूरोप का बीमार कहा जाता था। तो ग्रैंड रोमन एम्पायर के बाद ये ऑटोमन एम्पायर एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर बना था, लेकिन इस समय मृत प्राय था और खलीफा सभी मुसलमानों के धार्मिक गुरु थे, वही हेड थे उस साम्राज्य के। और अरब के दुनिया के बहुत सारे देश उन्हीं के नॉमिनल अधीनस्थता में थे। तो जब अंग्रेजों को उस एरिया में लड़ना हुआ तो अंग्रेज भारत के सैनिकों को जब वहां ले गए तो उसमें मुसलमान सैनिकों को छांट दिया। उनका सोच था कि मुसलमान लोग हो सकता है कि अरब दुनिया में जाए लड़ने और अपने धार्मिक गुरु के राज्य के खिलाफ न लड़े या धर्म की भावना प्रीडोमिनेंट हो जाए और वो फिर कुछ गड़बड़ हो जाए। तो गड़बड़ हो ही नहीं, इसलिए ले ही नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने भारत के मुस्लिम नेताओं और लोगों को समझाया कि देखिए अंग्रेज यहाँ पर कितना विश्वास करते हैं, यानी ये तो टोटल डिस्ट्रस्ट हो गया कि जो लोग जिन लोगों को आप यहाँ बहुत कुछ कहते हैं और उन्हीं लोगों पर आपको विश्वास नहीं है। तो ये सवाल जरूर मुसलमान लोगों के जहन में उठा कि अंग्रेज हमें अरब क्यों नहीं ले गए, यानी मुस्लिम सिपाहियों पर अंग्रेजों का विश्वास नहीं था, है ना। इसके अलावा भी जो पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवान थे उन लोगों ने परिस्थितियों का आकलन करके इस बात को समझने का प्रयास किया। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन कई दृष्टिकोण से वैल्यूएबल है। तिलक की घर वापसी, गांधी जी का वहां जाना और चंपारण के राजकुमार शुक्ला का गांधी जी से मुलाकात और गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह करना, इसी के परिणाम स्वरूप गांधी 1917 में चंपारण आएंगे। तो गांधी के जीवन में भी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी एक नई पहल शुरू होगी। और लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट जिसको कहा जाता है, लखनऊ पैक्ट को करवाने में जिन्ना और तिलक का बड़ा योगदान था। बाल गंगाधर तिलक जिन्हें हार्डलाइनर लोग कहते हैं, लेकिन लखनऊ समझौते में उनका बड़ा योगदान है। इस समझौते में कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। यह फैसला हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अधिवेशन एक ही समय में एक ही शहर में हुआ करेंगे। तो लखनऊ में हुआ और तिलक को लग रहा था कि इससे भारत में जो हिंदू और मुसलमानों के बीच डिवाइड है उसको हम लोग ब्रिज कर लेंगे, खत्म कर देंगे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत होने के लिए हिंदू मुसलमानों का एक होना जरूरी है। अंग्रेज जो फायदा उठा रहे हैं उससे हम लोग निकल आएंगे। और सेपरेट इलेक्टोरेट का अगर कुछ दिक्कत है तो बाद में हम लोग जब संबंध अच्छे होते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो तिलक को लगा नहीं था कि इस चीज को स्वीकार करने का फ्यूचर रिपरकशंस अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बाद में जब फिर दोनों समुदाय के रिश्ते बिगड़े तो मुस्लिम लोगों ने लगातार इसी बात को हाईलाइट किया कि जब 1916 में कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट के सिद्धांत को मान लिया तो अब ये कैसे डिवाइसिव है। तो कांग्रेस ने माना तो किसी और कारण से था, लेकिन इस मुद्दे को मुस्लिम नेताओं ने आगे चलकर भुनाया, इसलिए इसको भी एक पॉलिटिकल ब्लंडर कहा जाता है।
लेकिन उसके लिए वो अनजाने में हो गया, भलमनसाहत में हो गया, लेकिन हुआ, जो हुआ तो हुआ। तो 1916 इसके लिए इम्पोर्टेंट। लेकिन जैसे ही 1916 का समझौता हुआ, अंग्रेजों को तो करंट लग गया। जिस गेम को खेल रहे थे उस गेम को ओवर करने का प्रयास था कि हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड करना है, और यहाँ हिंदू और मुसलमानों की दोस्ती पक्की हो रही थी। जो बात समझा जाता था कि कांग्रेस ने इंसेप्शन यानी शुरू से ही विरोध किया था सेपरेट इलेक्टोरेट को, और कांग्रेस ने उस बात को मान लिया। तो जो इशू ऑफ कंटेंशन दोनों के बीच में था वो खत्म हुआ। तो अंग्रेजों को लगा कि गेम तो मेरा गड़बड़ा गया। अब अंग्रेजों को हुआ कि किस तरह से हिंदू और मुसलमानों के डिवीजन को बरकरार रखने का प्रयास किया जाए। इसलिए यहाँ से इंग्लैंड तक हड़बड़ाहट हुई, और ये तय हुआ कि जल्दी से जल्दी संवैधानिक सुधारों का एक ऐसा पिटारा खोला जाए जहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट के कंसेप्ट को और भी बढ़ाया जाए, और मुसलमानों के बीच में जो अंग्रेजों के प्रति डिस्ट्रस्ट है उसको ख़त्म किया जाए। यहाँ भी उन लोगों ने, अंग्रेजों ने जो कट्टरवादी मुसलमान नेता उनके साथ थे उनको आगे किया, क्योंकि उन लोगों को भी मुश्किल था कि अगर उदारवादी और पढ़े लिखे मुस्लिम नेता मुस्लिम लीग में नेता बनेंगे तो कट्टरवादियों को दिक्कत हो। तो ये सब जगह होता है, यहाँ भी हुआ। तो इसी बैकग्राउंड में 1919 का भारत सरकार अधिनियम है। अधिनियम तो 1919 में आया, लेकिन इसकी घोषणा पहले ही होने लगी। 17 में ही अनाउंस किया गया कि हाँ, भारत में संवैधानिक सुधार होने ही वाला है, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 में गांधी जी ने भी और देश के सभी लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि उस पीरियड में माना गया था कि बिगर प्रॉब्लम प्रथम प्राथमिकता है, क्योंकि वर्ल्ड वार है और अंग्रेज विश्व के देशों के बहुत सारे मूल अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो पहले उसकी रक्षा जरूरी है। तो भारत ने, गांधी जी ने भी तन मन और धन, सेना भी रिक्रूटमेंट में बढ़ावा दिया गया कि लोग सेना में भर्ती हों और युद्ध लड़ने जाएं। धन भी इकट्ठा किया गया, और मानसिक तौर पर तो साथ रहे हैं लोग, है ना। तो इसी बैकग्राउंड में, हालांकि 1918 में वर्ल्ड वार 1 खत्म हुआ, मित्र राष्ट्र जीत गए, तो उस बैकग्राउंड में भी भारत के लोगों को उम्मीद थी कि भारत ने अंग्रेजों का साथ दिया है और मजबूती के साथ दिया है, तो इस साथ देने के एवज में अंग्रेज भारत में महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार करेंगे जो भारत के लोगों के पक्ष में होगा, है ना। तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे, जरूरत खत्म हो चुकी थी। तो फिर अब हम लोग देखते हैं आपके स्लाइड में क्या है। Government of India Act was an act of the British Parliament that sought to increase the participation of Indians in the administration of the country. क्योंकि लगातार डिमांड ये हो रहा था कि प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़े, है ना। तो इसमें कहा गया कि लीजिए आपकी हिस्सेदारी हम बढ़ा रहे हैं। Was based on the recommendation of the report by Edwin Montagu, the then Secretary of State for India, Lord Chelmsford, India's Viceroy between 16 and 21. Hence, the constitutional reforms set forth by this act are known as Montagu-Chelmsford reforms, है ना। तो मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल कम वाइसराय थे, ठीक है ना। तो उन लोगों के द्वारा जो संवैधानिक सुधारों की योजना प्रस्तुत की गई उसे इसीलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है ना।
अब जो इसमें चीजें इंट्रोड्यूस हुई, प्रिंसिपल फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो प्रोविंशियल यानी प्रांतीय राज्यों में, प्रांतीय सरकारों में क्या परिवर्तन हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट था डायरकी, द्वैध शासन, है ना। Diarchy was introduced. There were two classes of administrators: executive, councillors, and ministers. The governor was the executive head of the province. The subjects were divided into two lists: reserved and transferred. The governor was in charge of the reserved list, along with his executive councillors. The subjects under this list were law and order, irrigation, finance, land revenue, etc. द्वैध शासन इंट्रोड्यूस हुआ। द्वैध शासन में दो तरह के मंत्री होते, एक चुने हुए और एक नॉमिनेटेड लोग। विषय दो भागों में बटा, है ना, रिजर्व एंड ट्रांसफर। तो रिजर्व विषय पर के मंत्री गवर्नर के अधीन होते, जो उनके द्वारा नॉमिनेटेड होते। ट्रांसफर्ड यानी जो इलेक्टेड लोगों को जो मुद्दा या मंत्रालय मिलता, है ना, चुने हुए लोगों को। दोहरी सरकार हुई तो एक गवर्नर रहते, एग्जीक्यूटिव हेड, और उनके अधीन जो मिनिस्टर्स होते उनके लिए रिजर्व विषय तय हुआ, है ना। विषय जैसे है ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, है ना। तो ये पूरे देश के लिए है। उस जमाने में केंद्र के लिए अलग, फिर राज्य के लिए अलग लिस्ट था। राज्य के लिस्ट को दो भागों में, राज्य के विषयों को दो भागों में बांटा गया, है ना। एक हुआ रिजर्व, दूसरा हुआ ट्रांसफर। फिर प्रांतों में चुनाव इंट्रोड्यूस हुआ। चुनकर सदस्य आएंगे, उनमें से जो मंत्री बनाए जाएंगे वो उन विषयों को रखेंगे या उनके पास वो मंत्रालय होगा जो ट्रांसफर्ड विषयों से संबंधित होगा। जो रिजर्व विषय थे उसके मंत्री गवर्नर के नॉमिनेटेड होंगे, और इस समय गवर्नर ही एग्जीक्यूटिव हेड है। अभी मुख्यमंत्री टाइप का चीज नहीं था जो 1935 में होगा, है ना। गवर्नर ऑल इन ऑल थे। महत्वपूर्ण विषय गवर्नर के पास होते थे और उनके द्वारा नॉमिनेटेड मंत्रियों के पास, और जो इलेक्टेड लोग होते थे उनके पास जो मंत्रालय होते थे उसका वैल्यू ऐसा नहीं था। यानी पानी का नल आपके पास है और टोटी है गवर्नर के पास, तो मुंह में आप पानी पीने के लिए लगाए हुए हैं, वो टोटी खोलेंगे तब ना पानी पहुंचेगा। तो फाइनेंस है गवर्नर के पास, और कृषि सिंचाई या कुछ आपके पास हो, वो पैसा देंगे तब ना नहर बनेगा। और मंत्री आप चुनकर आए हैं लोगों से, लोगों के पास वोट मांगने आप जाइएगा, तो काम नहीं होगा तो गाली कौन सुनेगा? जो वोट मांगने गया। तो अंग्रेज कभी चाहेंगे कि जो इलेक्ट होके आए हैं वो पॉपुलर हो जाए, है ना। तो आगे यही देखिए, इसीलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी ने डायरकी को रिजेक्ट किया था, कहेंगे हम इसमें नहीं जाएंगे, इसमें जाने से तो आत्महत्या करने के बराबर है ना। The ministers were in charge of subjects under transferred lists. बताया अभी आपको। The subjects included were education, local government, health, excise, industry, public works, religious endowments. ये सब काम में पैसा लगना है ना। और पैसा लगना घोषणा आप कीजिएगा। आप कहा क्या गए कि हम स्कूल खोलवाएंगे,
और फाइनेंस मिनिस्ट्री बोला कि ना है पैसा, है ना। आपने कहा कि हाँ हॉस्पिटल बनवाएंगे, इंडस्ट्री बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, है ना। ये सब वर्किंग चीज आपके पास है और कंट्रोल दूसरे के पास है ना। तो जो भी विभाग इन इलेक्टेड मिनिस्टर्स के पास था उसके वो मंत्री बनेंगे सब, और रहेगा गवर्नर के। द मिनिस्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपुल हु इलेक्टेड देम थ्रू द legislature. These ministers were nominated from among the elected members of the Legislative Council. The executive councillors were not responsible to the legislature, unlike the ministers. The Secretary of State and the Governor General could interfere in the matters under the reserved lists, but this interference was restricted to the transfer list. है ना। देखिए, अब जो मिनिस्टर हैं वो लोगों के द्वारा चुनेंगे। उस समय वोट देने का अधिकार बहुत लिमिटेड था, लेकिन उसके द्वारा जितने ही लोग थे उनके द्वारा चुने गए। आप ही जो चुने हुए लोग हैं वही लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी हैं। विधान पालिका आज भी उत्तरदायी का मतलब होता है इफ यू आर एंजॉयिंग द मेजोरिटी। आज नीतीश कुमार शपथ लेकर फिर 10 तारीख को सदन में बहुमत साबित करेंगे। तो यही नियम है गवर्नमेंट प्रोसेस का डेमोक्रेसी में कि यू एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। कॉन्फिडेंस हाउस का मतलब हुआ मेजॉरिटी इन द हाउस, और फिर वही चूंकि आपको चुनी, आप मेजॉरिटी साबित करिएगा तभी सरकार बनेगी। तो यानी लेजिस्लेचर ने आपको बनाया, तो जो बनाएगा उसके प्रति आप उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए सदन में सरकार के द्वारा हर किए गए कार्य को बताया जाता है, सहमति ली जाती है, वोट से पारित करवाया जाता है, तो आप उसके प्रति उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी का मतलब किए गए हर कार्य के लिए वो सवाल पूछ सकता है आपसे। जैसे आप जो पैसा लेते हैं अपने बाबूजी के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो बाबूजी पूछेंगे ना कि 10,000 दिए उसका क्या किए, एक एक पैसा का हिसाब दो। नहीं दीजिएगा तो फिर बाबूजी गलियाएंगे, लतियाएंगे, जो मन होगा करेंगे, है ना। तो elected persons are always responsible to the house for which they are elected. और यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल जो रिजर्व लिस्ट है या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ट्रांसफर्ड विषय में हस्तक्षेप कर सकते थे। लेजिस्लेचर, विधायिका, लेजिस्लेचर का क्या मतलब होता है, विधायिका। द साइज ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबलीज वाज इंक्रीज्ड। नाउ 70% ऑफ द मेंबर्स वर इलेक्टेड। ये याद रखना है कि यहाँ 70% अब सदस्य चुनकर आने वाले थे। द कम्युनल एंड देयर वर कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट्स। सांप्रदायिक और वर्गीय मतलब जमींदार वगैरह लोगों को भी अलग से था रिप्रेजेंटेशन। सब वुमेन कुड आल्सो वोट, कुछ महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। द गवर्नर्स एंड एसेंट वाज रिक्वायर्ड टू पास एनी बिल। ही आल्सो हैड वीटो पावर एंड कुड इशू ऑर्डिनेंस आल्सो। 70% लोग चुने हुए हैं, स्वाभाविक है कि उनको अगर मन कर गया तो सरकार के द्वारा प्रस्तुत किसी भी कानून को गिरा देंगे। लेकिन वो स्वतंत्र देश का संविधान नहीं था। अगर सदन ने नहीं स्वीकार किया, वैसी स्थिति में उसी कानून को लगभग राज्यपाल अध्यादेश के रूप में जारी कर देंगे। तो आज की तरह नहीं था कि अध्यादेश की शक्ति 6 महीने रहेगी, वो इंडेफिनिट रहेगी, क्योंकि वह गुलाम देश था, आजाद देश नहीं था।
और इतना ज्यादा अधिकार इलेक्टेड बॉडी को नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन जब आप सदन में रिजेक्ट करते हैं तो हल्ला होगा कि हाँ सदन ने इस कानून को रिजेक्ट कर दिया, तो लोग जरूर सवाल करेंगे कि क्यों रिजेक्ट किया। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोग देंगे कि इसको रिजेक्ट करने का कारण यही रहा है ना। और गवर्नर का सहमति जरूरी था। अब आइए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार में डायरकी ने क्या परिवर्तन किया। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वाज गवर्नर जनरल, है ना। जैसे आज प्रधानमंत्री है वैसे ही गवर्नर जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी था। देयर आर टू लिस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, केंद्रीय और प्रांतीय। The provincial list was under the provinces while the center took care of the central list. Out of the 6 members of the Viceroy's Executive Council, 3 were to be Indian members. है ना। गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में जो 6 सदस्य होते उसमें 3 सदस्य भारतीय होने थे। The Governor General could issue ordinances. He could also certify bills that were rejected by the central legislature. गवर्नर जनरल या वाइसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। अगर किसी भी बिल को केंद्रीय विधान परिषद रिजेक्ट कर देती है तो उसी बिल को अध्यादेश के रूप में जारी कर कानून बनाने का अधिकार वाइसराय को था, है ना। लेजिस्लेचर विधायिका, तब याद रख लीजिए यहीं से बाइकैमरल द्विसदनीय लेजिस्लेचर की शुरुआत होती है। सेंट्रल बाइकैमरल, अभी भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा। द लेजिस्लेटिव असेंबली, पहला क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा कहा गया। फोररनर ऑफ द लोकसभा, जो आज का लोकसभा है उसी का शुरुआती भाई बंधु है। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, फोररनर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का भी पूर्ववर्ती। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी इसमें क्या होता है, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, द नॉमिनेटेड मेंबर्स were nominated by the Governor General from Anglo-Indians and Indian Christians. The members had tenure of 3 years. तो इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर होते थे गवर्नर जनरल एंग्लो इंडियन और इंडियन क्रिश्चियन से करता था, वैसे सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता था। लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल मिला के 145 सदस्य होने थे, है ना, 145, ठीक है ना। नॉमिनेटेड हो गए 41 नामांकित और 104 इलेक्टेड। नॉमिनेटेड में 26 ऑफिशियल और 15 नॉन ऑफिशियल, 26 सरकारी और 15 गैर सरकारी। जो इलेक्टेड थे उसमें 52 जनरल, है ना, 30 मुस्लिम, 9 यूरोपियन, 7 जमींदार और 4 इंडिया कम्युनिटी और 2 सिख, है ना।
52 जनरल, 52 जनरल, 30 मुस्लिम्स, 9 यूरोपियन, 7 लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार और 4 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी और 2 सिख, है ना। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 145 सदस्य होने से 104 इलेक्टेड और 41 नॉमिनेटेड। समझिए बात। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी आज का जो राज्यसभा है, इसमें ओनली मेन मेंबर्स विद ए टेन्योर ऑफ 5 इयर्स मेंबर्स ऑफ, है ना, महिला लोगों को नहीं, केवल पुरुष रहेंगे। 27 नॉमिनेटेड, 27 नॉमिनेटेड और 33 इलेक्टेड, है ना। कितना हो गया? 7 3 10, 3 2 5 1 6, है ना। 60 मेंबर इसमें उस समय होते। The legislator could ask questions and also vote on a part of the budget. Only 25% of the budget was subject to vote. The rest was non-votable. A bill had to be passed in both houses before it become law. यानी बजट का 25% हिस्सा ही वोट के लिए डिमांड ऑन ग्रांट आता था, है ना। शेष सीधे पास होता उसमें, जैसे आज कैसे होता है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो सीधे पास होगा, उस पर वोट नहीं होता है, ठीक है ना। बिल को, किसी भी बिल को कानून बनने के लिए दोनों सदनों के लिए में पारित होना जरूरी था, जो आज भी है। There were 3 measures to resolve any deadlock between both houses. अगर किसी भी अधिनियम बिल को पास करने में दोनों सदनों में गतिरोध हो गया, डेडलॉक हो गया, तो 3 रास्ता था। ज्वाइंट कमिटीज, संयुक्त समिति, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस, संयुक्त कॉन्फ्रेंस और ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त अधिवेशन, है ना। तो उस समय अंग्रेजी राज था, इसलिए ज्वाइंट कमेटी, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस है, आज ज्वाइंट सिटिंग है, और दूसरे सारे उपाय हैं जो पढ़ेंगे हम लोग संविधान के समय। लेकिन इस समय ये 3 उपाय थे। अगर दोनों ही सदनों में किसी भी बिल को पारित करने में व्यवधान हो गया, गतिरोध हो गया, तो ये 3 रास्ते उस जमाने में थे। गवर्नर जनरल, Governor General's assent was required for any bill to become law, even if both houses had passed it. गवर्नर जनरल के बिना सहमति के दोनों सदनों के द्वारा पारित किए जाने के बावजूद कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता था। जैसे आज भी राष्ट्रपति का सिग्नेचर जरूरी है, ठीक, लेकिन उस समय के गवर्नर जनरल आज के राष्ट्रपति में बहुत फर्क है, क्योंकि गवर्नर जनरल ही रियल एग्जीक्यूटिव था उस जमाने में। He could also enact a bill without the legislature consent. हम देखिए, क्योंकि वो अंग्रेजी राज है, गवर्नर जनरल बिना विधानमंडल के सहमति के भी कोई कानून बना सकता था। He could prevent the bill from becoming law if he deems it detrimental to the peace of the country. एक उपाय था कि अगर सदन ने कोई भी बिल पारित कर दिया और गवर्नर जनरल उससे सहमत नहीं है, तो कह देगा कि आपके द्वारा पारित विधेयक देश में शांति व्यवस्था के लिए खतरा है, इसलिए हम इस पर सहमति नहीं देंगे। He could disallow any question, adjournment motion or debate in the house. आज सदन में सदस्यों के अधिकार के लिए क्वेश्चन, एडजर्नमेंट मोशन, डिबेट इम्पोर्टेंट माध्यम है, जिसके द्वारा संसद में सदस्य अपने बातों को रखते हैं सदन में, या विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं।
उस पीरियड में गवर्नर जनरल के पास अधिकार था। हालांकि आज भी स्पीकर जो मन होता है करते हैं, ये सब काम स्पीकर करते हैं आज की तारीख में, और उस समय गवर्नर जनरल करता था। हु कुड वोट, इस समय कौन लोग वोट कर सकते थे, ये इंपॉर्टेंट है। The franchisee was restricted and there was no universal adult suffrage, यानी वोट देने का अधिकार सीमित था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, है ना। जैसे आज है कि एक एज के बाद हर कोई आदमी वोट दे सकता है, ये उस समय नहीं था। Voters should have paid land revenue of 3,000 or have property with rental value or have taxable income। कौन आदमी वोट दे सकता है? जो 3,000 रुपया भूमि कर दे रहा हो, जिसके पास रेंटल जमीन हो, या जिसका जो वैल्यू है वह टैक्स देने लायक उसको इनकम हो रहा है, यानी जो पैसे वाले लोग हैं वही वोटर होते। दूसरा, दे शुड पॉजेस प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, या जो कभी पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर है वो कितना रहेंगे। दे शुड बी मेंबर्स ऑफ ए यूनिवर्सिटी सीनेट, या सीनेट के सदस्य हैं। दे शुड हैव सर्टेन ऑफिसेज इन द लोकल बॉडीज, स्थानीय निकायों में कोई उनको पद हो। They should hold some specific titles, सरकार बहुत सारे टाइटल्स दिया करती थी लोगों को, उपाधि, अगर वो है तो वोट दे सकते थे। All this narrowed the number of people who could vote to an abysmal number। इतना ज्यादा कंडीशन था कि स्वाभाविक तौर पर वोटर्स की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी, है ना। Indian Council, there were to be at least 8 and maximum 12 members in the council. Half of the members should have 10 years of experience in public services in India. The tenure was to be 5 years. Their salary were increased from 1,000 pound to 1,000 to 1,200 pound. There were to be 3 Indian members in the council। ये लंदन में रहा था। Other features, this act provided for the first and the establishment of a public service commission in India, है ना। हाँ, शुरू से कांग्रेस की भी मांग रही थी, और जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सिविल सेवा से रिजाइन किया था और इंडियन एसोसिएशन बनाया था, उस समय से भी बात था कि पहले सिविल सेवा का इम्तहान देने के लिए लोगों को लंदन जाना पड़ता था। इसलिए ये डिमांड हुआ कि साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड इन इंडिया एंड इंग्लैंड। अब समझ लीजिए कि जब भारत में सब जगह जाकर इम्तहान देने की क्षमता सबके पास नहीं होती है, तो इंग्लैंड जाकर कैसे इम्तहान कोई देता, है ना। फिर भी जाके लोग, जो ऐसे टैगोर फैमिली के लोग या सुरेंद्र नाथ बनर्जी जाकर देवे किए, हुई भी किए। लेकिन उस जमाने में स्टेट से इक्का दुक्का आदमी हो गया तो हो गया, उसका बड़ा नाम होता था। तो उसी के लिए कि भारत में भी सिविल सेवा का एग्जामिनेशन हो, इसके लिए इस एक्ट में प्रोविजन किया गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना यहाँ हो। कमीशन आएगा तब इम्तहान लेगा। This act also provided that after 10 years a statutory commission should be set up to study the workings of the government. This resulted in the Simon Commission of 27. It also created an office of High Commissioner for India in London। ये दोनों बात भी याद रखिएगा। इसी एक्ट में प्रावधान था कि प्रत्येक 10 साल पर 1919 के अधिनियम के संवैधानिक प्रगति की समीक्षा की जाएगी, है ना, और उसके लिए एक संविद आयोग की स्थापना होगी।
हालांकि साइमन कमीशन के रिजेक्शन और फेल्योर के कारण डायरकी के 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा हुई और 1928 में साइमन कमीशन आ गया। यानी 1919 के अधिनियम के 10 साल पूरे होने से पहले ही संवैधानिक प्रगति की जांच और समीक्षा के लिए साइमन कमीशन, जिसे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहा जाता है मूल का, उसकी घोषणा हुई और वह आया भी, लेकिन प्रावधान उसी में था। फिर ये याद रखिएगा, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन इसकी स्थापना हुई। ये एकदम याद रखिएगा, यहाँ जगह नहीं मिलता है। क्या एम्बेसडर? हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या अंतर होता है? नहीं पता है? एम्बेसडर कार में चढ़ी हो? है नहीं, पहले सारे मुख्यमंत्री से मंत्री सब एम्बेसडर कार में चलते थे, है ना। अब स्कॉर्पियो और क्या इनोवा आ गया है, फॉर्चूनर आ गया है। जितना पैसा है जिसके पास उसके पास वैसा ही फॉर्चूनर है ना। तो फॉर्चूनर है, फॉर्चून बदल गया है मंत्री विधायक का, इसलिए फॉर्चूनर आ गया। और एम्बेसडर, इसलिए हमेशा के लिए ध्यान रखिए, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन हुए? जो प्रीवियसली ब्रिटिश रूल्ड कंट्री हुए, उन देशों के बीच जो दूत, राजदूत होते हैं, उन्हें हाई कमिश्नर कहा जाता है ना। इंडिया का ब्रिटेन में, ब्रिटेन का इंडिया में, ठीक ना। और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में एम्बेसडर कहा जाता है। नॉन कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल देश उन देशों का संगठन है जो कभी न कभी अंग्रेजों के द्वारा शासित रहे। इन देशों के बीच दूतावासों को, दूतों को, राजदूतों को हाई कमिश्नर कहा जाता है। उसी को जब हम गैर कॉमनवेल्थ देश में भेजेंगे तो वह एम्बेसडर कहलाएगा। समझ गए? आज के बाद भूलिएगा जरूर, घर जाकर भूलिएगा। समझ गए? डायरकी introduced the concept of responsible government। अंग्रेजों का कहना होता था कि आप लोग जो है रिस्पॉन्सिबल आदमी तो है नहीं, भारत के लोगों को। बंदर क्या जाने आदि का सवाल जानते हैं लोग, कहावत है, अदरक का सवाल, आदि उसी को बोला जाता है, अदरक। तो बंदर क्या जाने, तो अंग्रेज कहते थे कि भारत के लोग क्या जाने डेमोक्रेसी क्या चीज है, और कहते थे कि डेमोक्रेसी तो हम ही लोग संसार के सबसे डेमोक्रेसी के जन्मदाता है ना। तो अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा भारत के लोगों को गलियाते थे। लेकिन बाद में जब वैशाली के गणराज्य का इतिहास आया, है ना, एस हल्टेकर ने लिखा और फिर काशी प्रसाद जायसवाल ने लिखा। पटना म्यूजियम में काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो इतिहास के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। तो उन्होंने वैशाली के गणतंत्र पर किताब लिखा, लोगों दोनों आदमी ने। और अंग्रेज तो कह चुके थे कि हाँ, रोमन साम्राज्य या जो एथेंस से स्पार्टा वाला कहानी गीत गाते थे लोग कि हम लोग क्या अर्लीस्ट गणराज्य था। लेकिन आपका गणराज्य और
वैशाली के गणराज्य में कई सौ सालों का अंतर था, तो हमारा गणराज्य पहले का हो गया। तब भारत के लोगों ने कहा एक तरह से कि आपके पिताजी परदादा दादा जो न देखे थे वो हम लोग देखे थे। यानी अंग्रेज कहते थे कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन रूल्ड बाय द डिस्पोटिक रूलर्स, tyrannical रूलर्स। इंडिया इज नेवर नोन टू डेमोक्रेसी। तो लोगों ने कहा कि वैशाली का है, उस समय आपके बाप दादा थे, तो जब दुनिया ने नहीं देखा था उस समय भारत ने गणतंत्र देखा था। तो जवाब जब दिया जाता है जैसे को तैसा, तो संयोग से वैशाली के गणतंत्र के बारे में इतिहास में मिल गया और भारत ने उनको जवाब दिया। लेकिन अंग्रेज इन अधिनियमों के द्वारा कह रहे थे कि हम होम्योपैथिक दवाई कर रहे हैं भारत के लोगों का, है ना, स्लो ट्रेनिंग टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जब आप एकदम गैर जिम्मेदार होते हैं, किसी गार्जियन नहीं कहते हैं कि तुमको बाहर अकेले जाने लायक आदमी नहीं हो, कहा जाने किधरों भुला गए, कोई फुसला के लिए गया, या तुमको सामान खरीदने जा रहे हैं ठगिए लेगा दूसरा आदमी, किसी को लेकर जाओ। तो जब आपके बारे में कहा जाता है कि तुम अकेले जाने लायक नहीं हो, तो आपके बेसिक गुणों पर संदेह किया जाता है ना, कि अकेले नहीं जा सकते, हम ले जाएंगे, मेरे साथ आना। यानी दे आर नॉट ट्रस्टिंग यू, या आपकी क्वालिटी हो, गुण हो। तो अंग्रेज कहते थे कि आप लोग कौन मुंह से भारत में शासन मांग रहे हैं, जो भारत के लोग, तो लोग जिंदगी में कभी अपने शासन किया है? प्राचीन काल में आर्यों ने तुम लोगों पर रूल किया, बाद में फिर मुसलमान आ गए और फिर हम लोग आ गए। तो भारत के आदमी ने अपने ऊपर शासन कब किया? इंडिया हैज ऑलवेज बीन रूल्ड बाय द फॉरेनर्स। तो यह बौद्धिक षड्यंत्र था, ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल कॉन्स्पिरेसी। और भारत के लोगों ने बड़ा बढ़िया से माना, बोला कि ठीक है तो बोल रहे हैं। एंशिएंट पीरियड वाज रूल्ड बाय द आर्यंस वेर फॉरेनर्स। मेडिवल वाज रूल्ड बाय द मुस्लिम्स वेर फॉरेनर्स। तब तक तो आइए गए अंग्रेज। तो इसीलिए अंग्रेज कहते थे तुम लोग आराम से रहो मेरे साथ, अगर ठीक से रहे ना तो भारत को भी हम अपने हिस्सा बना देंगे। तो भारत के लोगों को लगा था अरे वाह, हम लोग भी अंग्रेज टाइप का बन जाएंगे, बड़ा बढ़िया है जी, ठीक है आप मारिए जूता, जो करना है कीजिए। तो अंग्रेज जब जूता भी मारते थे तो कहते थे कि तुमको सुधारने के लिए मारना है, इट इज ऑल फॉर करेक्ट, इट इज ऑल आर द करेक्टिव मेजर्स, है ना। इसीलिए अंग्रेज के शासन को लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया शासन था। बहुत बढ़िया शासन नहीं था कि रोटी के लिए भी चिल्लाइएगा तो मुंह बंद कर देगा। उनका डिसिप्लिन के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जेन्युइन बातों को भी वो मरोड़ देते थे गर्दन, बोलवे न कीजिएगा। तो जब आपको हम जाने मार देंगे, मुंह सी देंगे, तो शांति व्याप्त रहबे करेगी अपने आप। तो यही काम अंग्रेज करते थे। भारत के लोग भी बहुत ही शिद्दत के साथ उसे मानते थे। वाह भाई वाह, आप लोग तो इंडिया को जन्नत बनाने आइए गए, है ना। और इन सारे प्रोविजंस के द्वारा अंग्रेज कह रहे थे कि आप लोगों को स्लोली, धीरे धीरे हम जिम्मेदार बना रहे हैं, एक के बार में जिम्मेदारी देने पर आप लोग बर्बाद हो जाइएगा। इसीलिए इट वाज सेट वन ऑफ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द 1909 एक्ट कि हम आपको थोड़ा और जिम्मेदार सरकार दे रहे हैं, आप चुनकर आइए, कुछ करके दिखाइए, एक्सपीरियंस लीजिए, तब ना शासन करने का तरीका पता चलेगा आप लोगों को। तो स्लो डोज ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। It introduced concept of federal structure with unitary bias. There was an increased participation of Indians in the administration. They had some portfolios like labor and health. कुछ मंत्रालय मिला, स्वाभाविक है थोड़ा तो एक्सपीरियंस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
For the first time, elections were known to the people and it created political consciousness among the people. भले लिमिटेड तौर पर ही लोग वोट दे रहे थे, लेकिन अगर आपके गांव में चुनाव हुआ और 50 आदमी 20 आदमी वोट देने जाएगा तो कहाँ जा रहे हैं? वोट देने। अच्छा, इससे क्या होगा? तो सेवरल क्वेरीज विल बी कमिंग। तो जो क्यूरियोसिटी जगेगी, दैट विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, एक राजनीतिक वातावरण भी जगेगा, तो कुछ तो होगा ही। सम इंडियन वुमेन आल्सो हैड द राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब उस क्वालिफिकेशन के अंदर जो जो महिलाएं आई उनको भी वोट देने का अधिकार मिला। तो जिस महिला को भी अधिकार मिला होगा, वो महिला जब वोट देने गई होगी तो गांव भर का आदमी लाइन लगा के देखा होगा कि वो वोट देने जा रहे, है ना? ये नया अजूबा चीज हुआ। लिमिटेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस एक्ट एक्सटेंडेड कंसोलिडेटेड एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। सांप्रदायिक जो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिद्धांत है वह मुसलमानों के अलावे और जैसे सिखों को दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दिया गया, तो और भी लोगों में सेपरेट इलेक्टोरेट का सिद्धांत एक्सटेंड किया गया, जिसके कारण सांप्रदायिकता की भावना, अलगाव की भावना ज़्यादा बढ़ी। एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस डिफरेंट थे या सेम? कौन? यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस ये दोनों अलग थे? एंग्लो इंडियंस मतलब मिक्स्ड ओरिजिन के, माता पिता में से कोई एक बाहरी, और जो यूरोपियंस होते थे वो सब। The franchisee was very limited. It did not extend to the common man. And वोट देने का अधिकार बहुत लिमिटेड था। The Governor General and the governors had a lot of power to undermine the legislatures at the central and provinces respectively. यानी गवर्नर जनरल और गवर्नर राज्यों के, इनके पास असीमित अधिकार थे, और जो चुने हुए लोग थे उनको हवा बना देना इनके लिए मामूली बात था। यानी रियल पावर was vested with the viceroy and with the governors in the provinces. Allocation of seats for the central legislature was not based on population but on the importance of the provinces in the eyes of the ब्रिटिश। यानी आज जैसे सीट्स का एलोकेशन पॉपुलेशन के आधार पर होता है, जिस राज्य का पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ सीट ज़्यादा है, लेकिन इस समय सीट का सेंट्रल लेजिस्लेचर में एलोकेशन अंग्रेजों के दृष्टिकोण से था। उनको जिसको मने उसको वो ज़्यादा सीट अलॉट कर देंगे। द रॉलेट एक्ट वे आर पास्ड इन 19 which was severely restricted press and movement despite the unanimous opposition of Indian members of the Legislative Council. Those bills were passed. Several Indian members resigned in protest. इसी समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ऑलमोस्ट केंद्रीय विधानसभा के सभी भारतीय सदस्यों ने इसका विरोध किया, फिर भी पारित हो गया और अध्यादेश के द्वारा। तो ये these were the limitations। लेकिन इस प्रोविजन को कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने रिजेक्ट कर दिया। उनको कहना था कि इसमें इलेक्टेड मेंबर्स के लिए करने के लिए कुछ नहीं है, जो भी अधिकार है वह राज्यपाल के पास है और राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स के पास है। तो इसमें चुनाव में भाग लेकर भी हम बेकार है, यूजलेस है, ये कहीं से भी फ्रूटफुल नहीं होगा। और इन लोगों ने कहा कि 1914 से 18 के प्रथम विश्व युद्ध में जो हम लोगों ने साथ दिया है अंग्रेजों का, उसके मुकाबले ये झुनझुना टाइप का चीज़ है जो उन्होंने थमा दिया है, इसका कोई रियल वैल्यू नहीं है। और इसी के दरमियान ही भारत में रॉलेट एक्ट ये पारित हुआ
इसी के विरोध में गांधी जी ने ऑल इंडिया हड़ताल का आयोजन किया, जिसके बाद जालियांवाला बाग कांड हो गया और भारत जो है एक नए टर्मोइल के मुहाने पर खड़ा हुआ। और इसी एक्ट के बाद जो भारत की राजनीति में 1920 से एक नया फेज आता है, जिसको गांधीयन एरा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहा जाता है ना। तो एक तरह से 1919 में ही गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में उभर जाते हैं, क्योंकि फिर अगस्त 1920 में तिलक की भी मृत्यु हो जाती है, जो उस समय भारत की राजनीति के सबसे बड़े नेता थे। तो एक तरह से गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता है। तो 1919 का अधिनियम भारत के लोगों के लिए अपेक्षा के अनुरूप नहीं था, इसीलिए सभी लोग दुखी नाराज हुए और इस एक्ट को रिजेक्ट